हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था ये समझना कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन है वो अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के बहुत सारे नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है नेचर में। ठीक है, वो तो हमें नेचुरली मिलते हैं। आर्टिफिशियल अगर हम देख ले तो वो तो अभी भी बहुत सारे होंगे, मिलियंस के ऊपर होंगे। ठीक है, तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर। और ये वर्सेटाइल नेचर किसके? दो फैक्टर्स की वजह से है। एक फैक्टर हमने देखा था कि कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के एक कार्बन की लॉन्ग चेन बनाते हैं और किसी एलिमेंट में हमें ऐसी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो कार्बन के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से उसके हमें बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये भी देखा था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखवाई भी थी और बुक में अंडरलाइन भी करवाई थी। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हम किसे बोलेंगे कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही हो। ठीक है, एवरीवेयर कहीं पे भी अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है, देखो कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग हो, इट डजंट मैटर। हमें सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन के बीच का ही बॉन्ड देखना है। कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बाद साथ कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल, डबल या तो ट्रिपल कौन सा बॉन्ड बनाए वो कोई मैटर नहीं करता। कार्बन कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है वो ही मैटर करता है। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वो सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा कंपाउंड बनेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अगर एक भी हुआ तो एक से ज्यादा हुए तो ऑब्वियसली एक तो वो अनसैचुरेटेड होगा ही। ठीक है, बट अगर एक भी बॉन्ड निकला तभी भी वो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। क्लियर? फिर उससे ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली वो अनसैचुरेटेड ही बोला जाएगा, क्योंकि अगर एक हुआ तो भी अनसैचुरेटेड है तो ज्यादा होगा तो उसे अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये हमने पहला फैक्टर देखा था, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये हमने देखा था। अब हम आज देखेंगे दूसरा फैक्टर। ठीक है, दूसरे फैक्टर से हमारा समझना बाकी था। तो दूसरा फैक्टर देखते हैं कि सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, वो सबको पता है। ठीक है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, और वी कैन से आउटर ऑर्बिट में। ठीक है, दैट मीन्स की उसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। ठीक है, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ठीक है, मोनोवेलेंट मतलब कि जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन है, उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, तो उसकी वैलेंसी 7 नहीं बोली जाती, क्योंकि वो 7 को रिमूव नहीं करता, वो एक को गेन करके ऑक्टेट फुलफिल करता है ना। हमने देखा था ना क्लोरीन में, हमने थर्ड चैप्टर में NaCl देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि Cl अपने आउटर सेल में से 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, वो 1 को गेन करता है। तो 1 को गेन करेगा, दैट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या है? 1। तो जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर उसकी वैलेंसी 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट बोलेंगे। क्या? मोनोवेलेंट। जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, उसमें भी आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, जैसे क्लोरीन करता है वैसे ही सेम। क्लियर? ठीक है, तो जिसमें वैलेंसी 1 है मतलब कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता हो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता हो। पर गेन या लूज या तो शेयरिंग, अगर जो भी है, गेन होता है, लूज होता है या तो शेयरिंग होता है, कुछ भी हो, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन का होता है दैट मीन्स की मोनोवेलेंट। क्लियर? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता हो या तो 1 गेन करता हो या तो 1 का शेयरिंग करता हो, कुछ भी हो, बट अगर 1 इलेक्ट्रॉन से ही होता है दैट मीन्स मोनोवेलेंट। क्लियर? ठीक है, तो कार्बन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? क्या बोला है? उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो कार्बन है, एक कार्बन। देखो मैंने यहाँ पे ये दिखाई कार्बन की 4 वैलेंसी, ये कार्बन की मैंने क्या दिखाई? वैलेंसी दिखाई, 4 वैलेंसी। ठीक है, तो ये एक कार्बन है दूसरे 4 कार्बन के साथ अपनी वैलेंसी फुलफिल कर सकता है। ठीक है, दूसरे 4 कार्बन के साथ अपनी वैलेंसी फुलफिल करता है। अगर 4 कार्बन ना हो तो 4 अलग भी एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कार्बन ही जुड़े। ठीक है, कोई अलग एलिमेंट
एटम्स के साथ भी वो अपना बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह कोई चौथा अलग एलिमेंट भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। बट सारे एलिमेंट जो जुड़ते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोवेलेंट होते हैं, मतलब कि सिंगल सिंगल वैलेंसी वाले। क्लियर? ठीक है। ये बोला है, क्या बोला है देखो, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। पहले देखो, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, कोई अलग 4 कार्बन के साथ वो जुड़ेगा। ठीक है। और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ठीक है। कोई अलग से मोनोवेलेंट एलिमेंट के एटम्स के साथ भी वो जुड़ सकता है। ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन ना हो तो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। बट 4 एटम कैसे होंगे? मोनोवेलेंट होंगे, मतलब कि 4 एटम जुड़ेंगे। ठीक है। कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? इसीलिए बोला है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट होगा तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर? ठीक है। Now, compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. ठीक है। तो ऐसे जो ये बनाता है, अभी अभी मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिखा था, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा था, तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ के कार्बन है वो बहुत सारे नए नए कंपाउंड बनाता है। और वो जो कंपाउंड बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होगी? कार्बन, और कार्बन पे तो डिपेंडेंट होगी ही, प्लस किसके साथ डिपेंड होगी? यहाँ पे उसके साथ कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स जुड़े हैं उसके साथ भी डिपेंड करेंगे। ठीक है। अगर कार्बन के साथ चारों के चारों हाइड्रोजन है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी, अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो गए, यहाँ पे क्लोरीन लगता है, ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आया समझ में? जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो क्या था? CH4 मीथेन था। अब यहाँ पे क्लोरीन लग गया हाइड्रोजन की जगह, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। तो इसकी प्रॉपर्टी सिंपल मीथेन से अलग होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन भी रिमूव करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो अब ये इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं इसे? डाइक्लोरोमीथेन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्लोरोमीथेन से अलग होगी। आया समझ में? ठीक है। ऐसा था, ये चारों के चारों हाइड्रोजन, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इन दोनों की अलग होगी। ठीक है। मीथेन की प्रॉपर्टी क्लोरोमीथेन से अलग होगी, क्लोरोमीथेन की प्रॉपर्टी डाइक्लोरोमीथेन से अलग होगी। ठीक है। जैसे ही कार्बन के साथ जुड़े हुए एलिमेंट बदलते जाएंगे वैसे वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी बदलती जाएंगी। तो अलग अलग कितने सारे कंपाउंड पॉसिबल होंगे? देखो, एक ही कार्बन में से मैंने 3 टाइप के कंपाउंड बना दिए ना। ठीक है। एक ही कार्बन है, देखो बीच में एक ही कार्बन है, उसके साथ चारों के चारों हाइड्रोजन होंगे तो मीथेन, एक क्लोरीन होगा तो क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन होंगे तो डाइक्लोरोमीथेन। अब ये हाइड्रोजन भी निकल के, ये हाइड्रोजन भी निकल के क्लोरीन आ गया तो इट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। 3 है तो ट्राई। आया समझ में? तो ये एक अलग कंपाउंड बना गया। अब ये भी हाइड्रोजन रिमूव में कर दूं और चारों के चारों क्लोरीन जुड़ गए कार्बन के साथ तो इसे बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसकी भी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो देखो, एक ही कार्बन में से 5 अलग अलग कंपाउंड मिले। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब इसमें क्लोरीन की जगह पे कोई अलग एलिमेंट लगा दूं तो वो कंपाउंड सारे चेंज हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। ये पांचों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। आया समझ में? क्लोरीन की जगह पे अगर कोई दूसरे एलिमेंट का एटम लगा दिया तो फिर से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसमें से भी ऐसे 5 तरह के अलग अलग मिलेंगे। आया समझ में? तो जैसे एलिमेंट का एटम, जैसे एलिमेंट चेंज होगा वैसे वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ठीक है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है। कार्बन, ये जो अदर एलिमेंट या तो वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन भी कार्बन से तो अलग है ना, तो कार्बन के लिए तो वो अदर एलिमेंट ही हुआ, कार्बन खुद तो नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया तो वो खुद के साथ बनाया है, तो वो हम अदर एलिमेंट नहीं बोल सकते। ऐसा बोलेंगे कि कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बन। ठीक है। यहाँ पे कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो कार्बन से हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट हुआ ना, फिर हाइड्रोजन इज अदर एलिमेंट, कार्बन खुद तो नहीं है।
तो कार्बन के अलावा के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कार्बन के लिए तो अदर एलिमेंट ही बोले जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो कार्बन जैसे अदर एलिमेंट के साथ ये जो बॉन्डिंग्स बनाता है ना, एक यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, वैसे अलग अलग कार्बन है वो अदर एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है ना, वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। वो बॉन्डिंग कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो इजीली टूट नहीं पाता। इजीली टूट मतलब रूम टेम्परेचर पे वो टूट नहीं पाता। तो ये कंपाउंड सारे कैसे होंगे? स्टेबल होंगे, जल्दी से किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसे बोलते हैं स्टेबल। हाँ, उसके बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लो होंगे, ठीक है, पर वो कंपाउंड तो चेंज नहीं होगा ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपके पास आइस का क्यूब है, ठीक है, उसे थोड़ी देर के लिए आप रूम टेम्परेचर पे रखो, वो पिघल जाएगा, उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाएगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी नहीं। वो कंपाउंड तो वाटर ही रहेगा ना, कंपाउंड तो H2O ही रहेगा, चाहे वो सॉलिड आइस में हो या तो लिक्विड वाटर हो या तो वाटर वेपर हो, ठीक है, सिर्फ उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ है, बट उसका कंपाउंड तो H2O वो ही रहा। तो ऐसे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में भी वही होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। वो कोई रूम टेम्परेचर पे जनरली या तो वो लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जनरली रूम टेम्परेचर पे मोस्टली कार्बन कंपाउंड जनरली लिक्विड या तो गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड बहुत कम होते हैं बट बहुत कम होते हैं। बट इससे उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होती ना, सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। वो लिक्विड या तो गैस में कन्वर्ट होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो दूसरे केमिकल के साथ फटाक से रिएक्शन कर लेंगे। लिक्विड या तो गैस में कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ या तो दूसरे कंपाउंड के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगा, वो सिर्फ अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर रहा है। जैसे कि आइस में से लिक्विड वाटर और लिक्विड वाटर में से वेपर, सिर्फ अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अलग कंपाउंड के साथ अदर केमिकल के साथ वो जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसे बोलेंगे स्टेबल। हाँ, रूम टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड मतलब मेल्टिंग या तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म में हो, तो वो स्टेबल तो है ही, क्योंकि वो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट डज नॉट कंसीडर विथ स्टेबल फॉर्म, ठीक है, उसे हम दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। स्टेबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो दूसरे कोई कंपाउंड के साथ दूसरे कोई केमिकल के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये कार्बन और अलग एलिमेंट जो अदर एलिमेंट के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये सारे बॉन्डिंग कैसे होंगे? कोवेलेंट। हमने आगे पढ़ा ना कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट, ठीक है। तो कार्बन ये जो अदर एलिमेंट के साथ उसने जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं वो बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, इसीलिए ये कंपाउंड भी क्या होंगे? स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल होंगे। क्लियर? ठीक है। अब आपने ये सुना होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का किसी ने नाम सुना है? ठीक है, जब किसी पेशेंट का हॉस्पिटल में जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना हो, ठीक है, और वो ऑपरेशन थोड़ा रिस्की हो तो पहले पेशेंट को क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है क्लोरोफॉर्म देके। सुना है आपने? क्लोरोफॉर्म देके बेहोश किया जाता है। दिस इज क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन इज क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो थोड़े घंटों के लिए बेहोश हो जाए, चाहे उसके लिए वो हलन चलन ना करे तो डॉक्टर को ऑपरेट करने में इजी होगा और पेशेंट को भी दर्द नहीं होगा। वरना उसके बॉडी के कोई पार्ट को काट कूट किया जाए तो दर्द होता है ना, इसलिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी हिलचाल से डॉक्टर को भी डिस्टर्ब ना हो और पेशेंट को भी दर्द ना हो। क्लियर? ठीक है। दिस इज क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लियर? क्लोरोफॉर्म उसका रेगुलर नेम है, ट्राइक्लोरोमीथेन इज उसका केमिकल नेम है। क्या है वो उसका केमिकल नेम? क्लियर? नाउ stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. अब कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो हमने देखा, पर अभी 2 सेकंड पहले हमने ऐसा देखा कि ये कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं सारे। कोई भी कंपाउंड कार्बन के साथ अदर एलिमेंट जुड़ के, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, कार्बन के अलग कंपाउंड चाहे उसमें क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट जुड़ा हो तो भी, ठीक है। हमने क्या बोला कि कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो अपने ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होने का दूसरा रीजन ये भी है कि कार्बन है वो छोटी साइज का होता है।
कार्बन का जो एटम होता है ना उसकी साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है, क्योंकि कार्बन में आपने देखा है कि 2 ही शेल होते हैं, के और एल। 4 शेल है, के, एल, एम, एन, पर उसमें इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल में होते हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एम और एन शेल तो खाली है तो वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसकी उसे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और वो जो कार्बन का शेयरिंग करके कार्बन ये जो बॉन्ड बनाता है वो तो एल शेल में इजीली समा जाएगा, तो उसे एम और एन शेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कार्बन में सिर्फ 2 ही शेल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है, ये के सेल, ये के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहीं पे भी 2 घूमते होंगे, ठीक है। और ये आएगा एल शेल, एल शेल के 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होने के बाद भी रहेंगे तो 4 ही, ठीक है, क्योंकि नया कोई इसमें एंटर नहीं होता और ये वाला कहीं पे जाता नहीं है, सिर्फ शेयरिंग करते हैं, ठीक है। शेयरिंग का मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट में गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट यहाँ, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज नहीं होगा। तो आपने देखा कि इसकी साइज इतनी ही है, 2 शेल ही आएंगे, ऊपर कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि कार्बन की जो एटम साइज होती है वो स्मॉल है। अगर एटम साइज स्मॉल है तो आप समझो 2 आपने मैग्नेट लिए हैं, मैग्नेट में एक क्या होता है, एस पोल होता है और एक एन पोल होता है ना, एस एंड एन पोल। तो एस एंड एन पोल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। अब 2 वो मैग्नेट को मैं नजदीक लाऊंगी, ठीक है। देखो मैं ऐसे समझा रही हूं आपको, मानो कि ये दोनों मैग्नेट है, ठीक है, ये एक ये मैग्नेट का एस पोल है और ये वाला मैग्नेट का एन पोल है, ठीक है। इसमें ये जो पोल है ये एल पोल है और ये पोल क्या है, एस पोल। अब एन और एस में इसे इतने दूर रखूंगी तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, कम होगा ना। जैसे ही नजदीक लेके जाऊंगी, इतना नजदीक रखूंगी तो मेरे हाथ में से खींच के दोनों एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि जितना वो नजदीक आएगा उतना उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और दूसरे दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आया समझ में? अगर मैंने दूर रखा है, इतना दूर रखा है मैंने, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो मेरे हाथ से छूट के दोनों एक दूसरे से चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स भी कम होगा, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड 9 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है, कि ग्रेविटेशन फोर्स इज directly proportional to the masses of the 2 objects and inversely proportional to the square of the distance between them. डिस्टेंस जैसे ही कम होगा फोर्स बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जैसे ज्यादा होगा फोर्स कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस वाला जो रूल है ना वो हर एक फोर्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितने एक दूसरे के नजदीक होते हैं उतना कोई भी फोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मास वाला नहीं कर सकते हम, बट डिस्टेंस वाला तो बोल सकते हैं। स्क्वायर बोले ना बोले वो अलग मैटर है, बट सिर्फ डिस्टेंस के लिए तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी फोर्स हो, फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स हो, ठीक है, 2 मैग्नेट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स हो, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सबके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि साइज कम है, दैट मीन्स कि अंदर के जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। एटम की साइज छोटी होगी वैसे उसमें जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस कम होगा मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो नए इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके आएंगे उस पर भी ये प्रोटॉन थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन लगाएगा ना, ठीक है। इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से दूसरे ये जो एटम होते हैं वो निकलते नहीं है, इसीलिए वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। मीथेन में से एक ये हाइड्रोजन रिमूव करके उस पर ये क्लोरीन लगाना हो तो इजीली नहीं लग जाता। हम मीथेन और क्लोरीन को मिक्स कर दें और मीथेन के हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, ऐसा इजीली नहीं हो सकता। उसे कुछ टेम्परेचर या तो कुछ प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है तब वो होता है। ये तो मैंने लिखने में तो लिख दिया, बट जितना लिखना इजी है उतनी इजी रिएक्शन नहीं होती,
ठीक है, उसे कुछ टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पे क्लोरीन जुड़ता है। क्लियर? ठीक है। अब मानो कि कोई हमने ऐसा एलिमेंट लिया कि जिसमें एम और एन दोनों सेल भी आते हैं, तो सोचो एम सेल यहाँ पे, एन सेल यहाँ पे, एम सेल यहाँ पे, एन सेल यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस ये प्रोटॉन से बढ़ता जाएगा ना। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ का अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता जाएगा। इसीलिए जो बड़े बड़े एटम वाले एलिमेंट होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। आया समझ में? ठीक है। Now, this enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. ठीक है, उसकी स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस है वो शेड पेयर की, जो शेड इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे पेयर होंगे ना, उसे वो स्ट्रांगली अपने से अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। ठीक है, इसीलिए जो बिगर एटम्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, और इसके जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। इसीलिए ये वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्लियर? बॉन्डिंग इसी से इजीली टूट नहीं पाता। ठीक है, वो मेल्ट हो जाएंगे, बट मेल्ट होने से वो कंपाउंड तो चेंज नहीं होता ना। ठीक है ना, ये हो गया। नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो आगे हमने देखा था, जब हमने वर्सेटाइल नेचर का फर्स्ट फैक्टर देखा कैटाइनेशन वाला, तब हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच की हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, कार्बन अगर अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो सिंगल है, डबल या है, डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, डजंट मैटर। हमें सिर्फ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग ही देखनी है। ठीक है, तो कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो, कितने भी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हो, डजंट मैटर, अगर वो सारे कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है देन सैचुरेटेड, और अगर उसमें से एक भी बॉन्ड डबल या तो ट्रिपल है देन इट इज अनसैचुरेटेड। क्लियर? तो डेफिनेशन तो हमने पहले ही देख ली है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, तो ये हमें अगर इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि रजिस्टर कहाँ गया मेरा, इसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल या तो जो डबल बॉन्ड होता है तो वो अपना मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। अगर वो मॉलिक्यूल को अभी मैंने जैसे मीथेन यहाँ पे लिखा था, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ से रफ किया। ठीक है, वो आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, आपको सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, जैसे कि मीथेन का CH4, तो इसके ऊपर से अगर आपको इसे इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं CH4। ठीक है, और अगर मैंने इसे अभी ऐसे लिखा था थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे ही लिखा हुआ देखा था, इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो दिखाता जो हो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, और वो कैसे कितने बॉन्डिंग से कैसे जुड़े हुए हो वो बॉन्डिंग के साथ लिखाया हो देन इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम ये देखेंगे। ठीक है, कि अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या तो अदर एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, वो बॉन्डिंग्स डबल सिंगल हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, बट वो हम बाद में देखेंगे, आज हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है।